बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री के हवाले से शहबाज शरीफ और राजा रियाज के माबैन गठजोड़ खुलकर सामने आ चुका है। दोनों में मिली भगत है। दूसरे लफ्ज़ों में मैच फिक्स हो चुका है। वो किस तरह से शहबाज शरीफ को पूरा मौका दिया जा रहा है कि जितने दिन तक भी ज़्यादा से ज़्यादा वो वज़ीर-ए-आज़म रह सकते हैं वो रहें। इस हवाले से सदर अलवी की तरफ से एक ख़त लिखा गया कि 12 अगस्त तक शहबाज शरीफ साहब निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान कर दें। इस पर शहबाज शरीफ साहब तिलमिलाए, बड़े गुस्से में आए, बड़े इश्तियाल में आए और सदर साहब को जवाब दिया, आपको ये भी नहीं पता कि तरीक़ाकार क्या है। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि 3 दिन हमारे पास हैं, मेरे पास और अपोजिशन लीडर के पास। अपोजिशन लीडर वो भी कैसा, माशाल्लाह से इमरान खान से गद्दारी करने वाला, इमरान खान से बेवफाई करने वाला, अपनी हमदर्दी बदलने वाला। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरे और अपोजिशन लीडर के पास 3 दिन का वक्त था इत्तेफाक राय का। 2 दिन गुजर चुके हैं और आज तीसरा दिन है। आज यानी 12 अगस्त को तीसरा दिन है, तो सदर साहब को नहीं पता कि प्रोसेस क्या है। और यही 3 दिन नहीं, शहबाज शरीफ से ने कहा कि अगर हमारे माबैन इत्तेफाक राय नहीं होता, जो होता हुआ इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज साहब मिलकर साजिशी जहनीत का इजहार कर रहे हैं, मिलकर साजिश बुन चुके हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं इसके बाद 3 दिन का टाइम फिर कमेटी के पास होगा। 3 दिन हमारे पास, अगर इत्तेफाक राय नहीं होता तो फिर 3 दिन कमेटी के पास, और कमेटियां भी इन्होंने ही बनानी है। तो कमेटी के बाद क्या होगा? शहबाज शरीफ ने फरमाया कि 2 दिन फिर इलेक्शन कमीशन के पास होने हैं। गोया मामला चला जाएगा 17 अगस्त तक। 17 अगस्त को इलेक्शन कमीशन उसी शख्स का ऐलान कर देगा जो उसको पर्ची दी गई होगी। कहाँ से पर्ची दी गई होगी? इन लोगों की तरफ से ही पर्ची दी गई होगी, या फिर जो इनसे भी ताकतवर हैं उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन को कहा गया होगा। बहरहाल इनको ये सहूलत मिल रही है कि शहबाज शरीफ साहब 17 अगस्त तक वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। इसीलिए राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब सारा कुछ मिलकर जाल बुन रहे हैं। बहरहाल 17 अगस्त वो भी आ जाना है, चंद रह गए हैं, कोई साल नहीं रह गए। और फिर 17 अगस्त को जब इन लोगों की तरफ से इलेक्शन कमीशन से ऐलान करवाया जाएगा, ये वो दिन है जब जनरल ज़िया-उल हक हादसे का शिकार हुए थे और पाकिस्तान में उनकी शहादत पर एक तरह का कोहराम मच गया था। इनके तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा कि 17 अगस्त को ये कुछ हुआ था। बहरहाल जनरल ज़िया-उल हक की शहादत का वो अफसोसनाक दिन, और इनके लिए, इनकी हुकूमत का, इनके इक़्तिदार का, इनकी वज़ारत-ए-उज़्मा का आखिरी दिन, वो भी इनके लिए इतना ही ज़्यादा अफसोसनाक है, इतना ही ज़्यादा हौलनाक है, इतना ही ज़्यादा अंदोनाक है, इतना ही ज़्यादा अलमनाक है जो जितना किसी के लिए हो सकता है। क्योंकि ये इक़्तिदार से इसी तरह से चिमटे रहना चाहते हैं जिस तरह छिपकली, जिसको पंजाबी में कोड किल्ली कहते हैं, वो छतरी को जफ़ा डाल लेती है। अगली बात हम कर लेते हैं बुशरा बीबी के हवाले से। बुशरा बीबी की एक डायरी सामने आई है। इस हवाले से बड़े बड़े सहाफ़ी और सियासतदान अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। ना सिर्फ राय का इजहार कर रहे हैं बल्कि तज़हीक अमेज़ और तौहीन अमेज़ रवैयों का भी इजहार इनकी तरफ से इमरान खान के लिए, बुशरा बीबी के लिए सामने आ रहा है। जावेद चौधरी साहब की तरफ से भी इस पर चपलूसी मारी गई है। उन्होंने तो एक एक चीज़ को खोल के रख दिया। वो कहते हैं कि डायरी मैंने खुद देखी है जिसमें इमरान खान के मामूलात हैं, जिसमें इमरान खान को ये बता रही हैं कि आपने क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कैसे मिलना है और क्या क्या फ़ैसले करने हैं, और नमाज कैसे पढ़नी है, उसमें क्या दुआ मांगनी है, फ़लाँ के साथ कैसे मिलना है, अगर गवर्नर राज लग जाता है तो फिर आपने क्या करना है, किस तरीके से एहतजाज करना है, किस तरीके से मुजाहरे करने हैं, किस तरीके से किसको इस्तेमाल करना है। ये सारा कुछ जावेद चौधरी साहब की तरफ से ये दावा करते हुए कहा गया है कि मैंने खुद वो डायरी पढ़ी है, मैंने वो डायरी देखी है। इसके साथ साथ अतात आर्डर की तरफ से भी इस पर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई और कहा गया कि ये देखें कि इस डायरी से ये पता चलता है कि इमरान खान किन कुव्वतों के इशारे पर काम करता था, किन ताकतों की बात मानता था। उन्होंने तो और भी बहुत कुछ कहा, लेकिन कितने शर्म की बात है कि आप किसी के घर में झांकते हैं। और डायरी मिली जब इमरान खान के ज़मान पार्क वाले घर पर रेड किया गया था, पुलिस आई थी जब उन्होंने इमरान खान को 3 साल की सज़ा मिलने के बाद गिरफ़्तार किया था,
تو وہ اس وقت ڈائری بھی اٹھا کر لے گئے۔ تو کتنی شرم کی بات ہے، کسی کی آپ موبائل کی پرسنل چیزوں کو دیکھیں، کسی کی آپ ڈائری کو پڑھیں دیکھیں، اور سب سے زیادہ شرم کی بات یہ ہے کہ آپ دنیا کو بھی اس کے بارے میں بتاتے پھریں۔ بہرحال یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ ان لوگوں کی طرف سے جو ایسی ڈائری کی باتیں کر رہے ہیں وہ کتنے ظرف والے ہوں گے، یہ سارا کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ اب آخری بات کر لیتے ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب کی۔ وہ عمران خان کو کسی بھی لمحے پر، کسی بھی مرحلے پر ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کو جب یہ ریکویسٹ کی گئی کہ جناب کل عمران خان کا کیس لگا لیں، تو انہوں نے کہا کہ کل تو میں نے بیمار ہونا ہے، کل میں کیس نہیں سن سکتا، کل میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بندے کی آج صحت جتنی خراب ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ کل میں ٹھیک ہو جاؤں، لیکن جسٹس عامر فاروق صاحب دنیا کے واحد آدمی دیکھے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کل میں نے بیمار ہونا ہے، اور میں نے بیمار ہونا ہے تو میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اور میں نے پھر یہ نہیں کہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے بیمار ہونا ہے، بلکہ میں نے پورے دن کے لیے بیمار ہونا ہے۔ اور واقعی عامر فاروق صاحب اگلے روز بیمار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں نے بیمار ہونا ہے، اس طریقے سے وہ کہیں بیمار نہ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ بھی ہمت دے کہ وہ ضمیر کے مطابق، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق فیصلے کریں، نہ کہ عمران خان کے لیے جو دل میں انہوں نے ایک گانٹھ باندھ رکھی ہے، ایک بغض پا رکھا ہے، ایک کینہ باندھ رکھا ہے، اس کو بروئے کار لا کر عمران خان کو وہ ریلیف بھی نہ دیں جو قانونی طور پر اور آئینی طور پر ان کا حق بنتا ہے۔ یہ تو وہ جج صاحبان ہیں جو قتل کے حوالے سے بھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر شک کا فائدہ دیا جا سکتا ہے تو قاتل کو فائدہ دے کر اس کو پھانسی کے پھندے سے بچا لیا جائے۔ اور ادھر جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، ہمایوں دلاور صاحب کی طرح، وہ کس طرح کے فیصلے کر چکے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں۔ ادھر جیسے ہی عمران خان کو 3 سال کی سزا سنائی جاتی ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے لندن سے پاکستان آنے کے لیے طیارہ چارٹر کروا لیا، اس کی بکنگ کروا لی، لیکن جیسے ہی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی طرف سے فیصلہ سامنے آیا جس میں اس قانون سازی کو مسترد کر دیا گیا، کالعدم قرار دے دیا گیا، جس کے تحت نواز شریف کی نااہلیت ختم ہونی تھی اور ان کو اپیل کا حق ملنا تھا، اس کے بعد پتہ چلا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے چارٹر طیارے کی بکنگ کینسل کروا دی گئی ہے۔ اب وہ انتظار کریں گے ستمبر کی 17 تاریخ کا، جب قاضی فائصہ صاحب پاکستان کے چیف جسٹس بنیں گے۔ اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نواز شریف کو یہ یقین ہو کہ قاضی فائصہ کے دور میں بھی ان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے اور وہ جیل جانے سے بچ جائیں گے۔ تو باقی ناظرین نظر نہیں آتا کہ میاں نواز شریف صاحب قاضی فائصہ کے چیف جسٹس بننے پر بھی پاکستان آئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔